जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर एक बार आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 10 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कामचोर। बच्चों, कामचोर की जो लेखिका हैं वह स्मृति चुगताई जी हैं, जिनका जीवन परिचय मैं आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और इस पाठ में जो है इस पाठ का जो 3 पेज का सारांश भी, व्याख्या भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, लेकिन पाठ को शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में लेखिका ने बताया क्या है। तो इस पाठ में, जैसा कि इस पाठ का नाम है कामचोर, ठीक है, और कामचोर का अर्थ होता है आलसी। तो यहाँ पे लेखिका ने बच्चों के बारे में बताया कि जो बच्चे कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, वे मोटे होते चले जाते हैं और ये खेलने कूदने मस्ती करने में उनको इतना आनंद आता है कि वे हर काम से अपना जी चुराते हुए हैं। और लेकिन यहाँ पे ये भी कहना चाह रही कि अगर बच्चों को सही निर्देश, सही दिशा ना बताया जाए, सही तरीका काम करने का, तो बच्चे कोई भी काम तरीके से यानी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को काम करने का तरीका बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस भाग में लेखिका ये भी कह रही है कि जो है, अगर बच्चों को काम ना करने आए, ठीक है, यानी काम करने का सही तरीका उन्हें ना पता हो, तो उन्हें इससे क्या क्या परेशानियां उनके घर वालों को होती है, वह इस पाठ में बहुत ही अच्छे ढंग से, मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि क्या क्या होता है जब बच्चों को काम करने के लिए कहा जाता है और उन्हें काम करने नहीं आता है। ठीक है, और तो आइए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे 3 पेज की सारांश है वो ये है कि लेखिका अपने घर की बात बता रही है, ठीक है, कि उनके घर में जो है बहस छिड़ा हुआ था बच्चों को काम करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए घर के नौकरों को निकाल दिया जाता है। और घर के जब नौकरों को निकाल दिया जाता है तो बच्चे जो है, बच्चों को बार बार काम करने के लिए टोका जा रहा था, तो बच्चे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन घर में 10 बच्चे थे, तो जिस काम को करने के लिए जाते थे वहाँ सारे बच्चे जुट जाते थे, और जब सारे बच्चे एक साथ जुट जाते थे तो धक्का मुक्की होने लगता था और सामान टूट जाता था। ठीक है, तो आइए अब हम जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का शुरू करते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। यानी लेखिका के घर में जो है एक दरी थी, ठीक है, और जिस पे बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ था और जिसको साफ करना था, तो घर के सारे बच्चे उसी जो है दरी पर जुट गए हैं। और जब दरी को उन्होंने झाड़ना शुरू किया तो सारी जो दरी की धूल थी वह घर वालों के सर पे और घर में एकदम से भर गया। तब बच्चे क्या किए, झाड़ू लेके उसको साफ करने के लिए सोचे, और झाड़ू पे एक साथ वो टूट पड़े। तो एक ही झाड़ू था, तो झाड़ू के कई टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, यानी जितनी सीखे थी उतने हाथों में पड़ी और उल्टे सीधे हाथ से वो झाड़ू लगाने लगे। और तब उनकी अम्मा जो थी वो अपना सिर पीट ली और कहने लगी कि ये बच्चे किसी काम के नहीं हैं। और इस पर लेखिका कह रही हैं कि ये बुजुर्ग अगर हम बच्चों को टोके ना तब तो हम काम करें, ये तो हमें हर बात पे, जरा जरा सी बात पे टोकते रहते हैं। अब लेखिका आगे कह रही है कि झाड़ू बच्चों को ना जाने, यानी असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। तो लेखिका का कहने का मतलब है कि बच्चों को ना जाने कहाँ से बात याद आ गई थी कि असल में झाड़ू देने से पहले, यानी झाड़ू से झाड़ने से पहले दरी पे हमें थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। और ये विचार जैसे ही उनके मन में आया, ख्याल यानी सोच जैसे ही उनके मन में आया, उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। एक तो दरी पर जगह जगह से धूल थी, यानी वैसी धूल से अटी हुई थी, यानी जगह पर धूल थी, हर जगह धूल धूल भरी हुई थी। और बच्चों के पानी डालने से सारी धूल जो है कीचड़ में बदल गई। अब लेखिका आगे करी, अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली
वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब ले क्या कह रही है कि अब सभी बच्चों को आंगन से भी निकाल दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। और फिर उन्होंने काम करने की एक जगह बहुत काम बढ़ा दिया, काम करने की जगह जो था बहुत काम बढ़ा दिया, क्योंकि घर में पूरा आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। आंगन से निकाल लेने जाने के बाद बच्चों ने तय किया अब पेड़ों को पानी दिया जाएगा। जैसे माली पौधों को पानी देता था, वैसे वो भी पेड़ों को पानी देने की सोचे। और सोचना ही था कि बस फिर क्या था, सभी बच्चे जो घर की सारी बाल्टियां, जो बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चे घर की बाल्टियां लिए हैं, कुछ लोटे, कुछ तसले, कुछ भगोने, कुछ पतीलियां लूट लीं। यानी पानी डालने के लिए इन सामानों का उन लोगों ने प्रयोग किया। और जिनके हाथ में इनमें से भी कोई चीज़ नहीं लगी, वो डोंगे और कटोरे और गिलास, बर्तन का नाम यहाँ पे दिया गया, उनको लेकर पेड़ों को पानी देने चले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चली, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। तो यहाँ पे घमासान का अर्थ जिसे मैंने पहले ही बताया घोर। ठूसम ठास यानी धक्का मुक्की जिसको हम कहते हैं उसी को कहा गया। कुमुक का अर्थ यहाँ पे बुलावा है। पीठ दिखा यानी डर जाना। तो ले क्या कह रही, जब सारे बच्चे पेड़ों के पानी देने के लिए कोई ना कोई बर्तन ले आए थे, तो फिर सब एक साथ पानी के लिए नल पर भी टूट पड़े। यानी नल से पानी भरने के लिए एक साथ सब वहाँ पे गए। क्योंकि सभी एक साथ नल से पानी लेने भागे थे, तो वहाँ पर भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। ऐसा करने के कारण किसी भी के बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं भर सका। और वहाँ पर ऐसी धक्का मुक्की हो रही थी कि कभी किसी की बाल्टी पर पतीली होता, कभी पतीले पर लोटा होता, कभी भगोने और डोंगे, अर्थात एक बर्तन पर एक बर्तन चढ़े जा रहे थे और किसी के बर्तन में इसलिए पानी नहीं भर रहा था। पहले तो सिर्फ एक दूसरे को धक्के ही दिए जा रहे थे, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तनों से भी एक दूसरे पर वार किया जाने लगा। कोहनियाँ यानी जो ये घुटने होते हैं, हाथ के जो कोने होते हैं उससे, ठीक है। यह सब देख के जल्दी से बड़े भैया, बहनों और मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों को बुलावा भेजा गया। यहाँ पे दिया गया ना कुमुक, कुमुक का अर्थ है बुलावा, यानी इन लोगों को बुलाने के लिए भेजा गया ताकि वे अपने अपने बच्चे को संभाल सके। जैसे ही बच्चों की फौज को पता चला कि वे सब अपने अपने हथियारों को वहीं मैदान में फेंक कर डर के भाग गए। यानी जब बच्चों को पता चला कि उनके भाइयों, बहनों, मामुओं और मौसियों, फूफों को बुलावा भेज दिया गया, तो वो सब डर के मारे अपने हाथ के जो बर्तन ले के पानी डालने की तैयारी कर रहे थे उसको वहीं पे फेंक दिए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। धींगा मुश्ती यानी धक्का मुक्की, ठीक है। तो ले क्या कर रही है कि पानी भरने में और फिर बड़ों की मार से बचने हुए धक्का मुक्की में जब कुछ बच्चे कीचड़ से पूरी तरह भर गए, यानी कीचड़ में पूरी तरह से लिपट गए थे, पूरी तरह से मिट्टी से सन गए थे, तो घर में जितने भी नौकर चाकर थे सब उनकी जो संख्या थी बच्चों को नहलाने के लिए वो संख्या कम पड़ गई। यानी जितने बच्चे थे उतने नौकर नहीं थे घर में। अब सारे बच्चे पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ हो चुके थे, सभी बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, इसलिए उन्हें नहलाने और साफ़ करने के लिए और भी नौकरों की ज़रूरत पड़ी। फिर आसपास के जो बंगले थे उनके भी नौकर बुला लिए गए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। यहाँ लथपथ शब्द याद दिया है, लथपथ का अर्थ है भरा हुआ। हम लोग कायल हो गए थे कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे, बस शाम ही जो बास
हथड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। ठीक है, तो कायल, कायल का अर्थ होता मान लेना। ठीक है, लेखक कह रही है सभी बच्चों ने जो भी काम करना चाहा, कोई भी काम पूरा और सही से नहीं कर सके। अभी बच्चे ये मान चुके थे कि सचमुच या सफाई का काम बच्चों के किस बस की बात नहीं है और ना ही बच्चे पेड़ों की देखभाल करने में सक्षम हैं। फिर सभी बच्चों ने सोचा अगर सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है तो कम से कम मुर्गियां ही बंद कर ही सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ जो लगा बाँस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। ठीक है, दड़बे दड़बे यानी या मुर्गियों को हाँकने की आवाज़ है जिसको बुला के बच्चे जो है मुर्गियों को भगा रहे थे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। विरुद्ध, यहाँ पे विरुद्ध का अर्थ है खिलाफ। ऊट पटांग यानी अजीब। देखा करी जब सभी बच्चों को लगा कि वे चाहे कोई काम ना कर सके परंतु वे मुर्गियों को पकड़ने का काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ही सभी बच्चे मुर्गियों को पकड़ने उनके पीछे भागे तो उन्हें लग रहा था कि जैसे किसी ने उन मुर्गियों को भी बच्चों की बात ना मानने के लिए कहा है। मुर्गियाँ बड़े अजीब ढंग से इधर उधर कूदने लगीं। घर में काम करने वाली आया है जो खीर के प्यालों पर चांदी के वर्क लगा रही थी, तो 2 मुर्गियाँ दौड़ती फड़फड़ाती हुई उसके ऊपर से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुनने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। कामदानी यानी जिस पर कढ़ाई की गई हो, लुथड़े यानी सने। लेखाकारी जैसे ही बच्चों ने मुर्गियों को दौड़ाना बंद किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। और फिर सबको पता चला कि उस तूफान में क्या उथल पुथल मचा था। यह सब रुका तो देखा कि प्याले खाली हैं। प्याले में जो सारी खीर रखी थी वो दीदी के कढ़ाई की हुई दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई हैं। देखा कहती है कि अम्मा पान खाने की शौकीन थी और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्ते चूने में सना हुआ था। पंजे लेकर माने कत्ते चूने से सने हुए पंजे लेकर वह नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी धुली हुई चादर पर छापे मारता हुआ आगे निकल गया था। अब लेखा करी एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। तो यहाँ मोरी यानी नाली और बेन केल यानी बिना नकेल। तो लेखा करी घर में खाना तैयार हो रहा था। घर में चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर सीधी जाकर नाली में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर उछला जो बैठी हुई थी हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियां इस तरह चारों ओर दौड़ रही थी जैसे बिना नकेल के ऊँट। बिना नकेल के ऊँट यानी जो ऊँट की नाक होती है उनके नाक में कुछ पड़ा रहा था। बिना नकेल के ऊँट को जिस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसी तरह सभी मुर्गियां भी बिना कंट्रोल के इधर उधर भागती चली जा रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दड़बे यानी मुर्गी का घर। लेखा कहती कोई भी मुर्गी घर में जाने को राजी नहीं हो रही थी। जैसे ही उन्हें मुर्गी घर में जाना पसंद ही नहीं हो। दूसरी ओर अब बच्चों को ध्यान आया मुर्गियों से हटकर कि घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ गया। किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों
उन्हें भी दाना या भोजन खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ मशहूर यानी प्रसिद्ध और फलांगती यानी छलांग। लेकिन क्या कह रही, दिन भर की भूखी भेड़ों ने जब अपना भोजन देखा तो एकदम सबकी सब उस पर एक साथ ही झपटी, जिसके कारण बच्चों का वहाँ से भाग कर जाना कठिन हो गया। लेकिन क्या कहती, भेड़ चाल तो वैसे ही मशहूर है, प्रसिद्ध है। जल्दबाजी में भेड़ें एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्ते के ऊपर से अपने भोजन पर टूट पड़ी। पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गईं। कुछ भी सामने आया उस सब से टकराती हुई, उन्हें इधर उधर लुढ़काती हुई, छलांग मारती हुई भेड़ें अपने भोजन के पास पहुंच गईं। लेकिन आगे करी, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। ठीक है, तो लेखा कह रौदती यानी कुचलना, दौड़ यानी भाग। लेखा कह रही कि जिस तख्त को पार कर करती हुई भेड़ें जा रही थी, वह तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। उन्होंने उस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखे हुए थे और बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उसी समय वहाँ से भेड़ें गुजरी तो भेड़ें बिना किसी के डर के सबको कुचलती हुई और मेनकों का छिड़काव करती हुई वहाँ से सीधे अपने भोजन की ओर भाग रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब लेखिका कह रही है कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो ऐसा लग रहा था कि जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बमबारों के साथ छापा मारकर वहाँ से गुजर गई हो। लेखिका कह रही है कि जिस बर्तन में भेड़ों के लिए दाना तैयार करके रखा गया था, उसकी खुशबू पाते ही भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो चीखने लगी। लेखिका कह रही कि उसकी जो हज्जन माँ थी, एक पलंग पर दुपट्टा मुंह पर रखे हुए पता नहीं किन महलों में सैर करती हुई सो रही थी। अचानक भेड़ें उनकी पलंग के ऊपर से छलांग मारती हुई गई और उनकी चारपाई से टकराई तो अचानक हड़बड़ाकर उठी। घबराहट में वह अपने दुपट्टे में ही उलझ गई और मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ी सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। तरकारी वाली यानी सब्जी वाली, तरकारी यानी सब्जी। लेखिका कह रही है कि जब भेड़ों को सब्जी वाली की सब्जियां नजर आ गई और वह अपना खाना भूलकर उन सब्जियों के ऊपर टूट पड़ी। सब्जी वाली आंगन में बैठी मटर की फलियों को तोड़कर रसोइयों को दे रही थी ताकि शाम की सब्जी बनाई जा सके। जैसे ही उसने देखा कि भेड़ें उसकी तरफ सब्जियों को खाने के लिए दौड़ी चली आ रही है, वह अपनी तो सब्जियों के बचाव के लिए सीना तानकर खड़ी हो गई। आगे लिखकर कह रही, आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे कई रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। कूट यानी पीटना। यहाँ लेखिका कह रही कि यदि आप में से किसी ने भी कभी भी भेड़ों को मारा होगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब भेड़ों को पीटा जाता है तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें रुए के तकियों की तरह हम पीट रहे हैं। भेड़ों पर इसका कोई असर नहीं होता है, भेड़ों को चोट ही नहीं लगती है।
भेड़ें यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रही हैं, वह अपने आप ही उस पर चढ़ जाएंगे। जरा सी देर में भेड़ों ने सब्जी छिलकों समेत सारी की सारी अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। जिस तरह से कढ़ाई में एक साथ हम सब्जियां झोंक देते हैं, भेड़ों ने भी सारी की सारी सब्जियां चट कर दी। सारी की सारी सब्जियां चट कर दी यानी सारी की सारी सब्जियां वे खा गई। बच्चों, आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे, यहीं तक। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपको शब्दार्थ बताए गए हैं, उस शब्दार्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।